नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी सीरीज चल रही है बीपीएससी के जो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हम यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में सेगमेंट वाइज कवर कर रहे हैं। और आज हम यहां पर इकोनॉमी वाले सेक्शन को कवर करने जा रहे हैं। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज को और नेक्स्ट सेक्शन इकोनॉमी को देखेंगे हम लोग। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहां पर कि इंडिया में जो प्लान्ड इकोनॉमी है वो बेस्ड किस पर है, नियोजित जो अर्थव्यवस्था है आधारित किस पर है। तो समाजवादी लिखा है, मिश्रित लिखा है, पूंजीवादी लिखा है और गांधीयन सिस्टम लिखा है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। दरअसल ये अर्थव्यवस्था के प्रकार पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आप सुनते होंगे कि वहां पर जो प्राइवेट सेक्टर होता है, निजी क्षेत्र, उसकी जो है प्रभाविता जो है वो ज्यादा होती है, वो प्रभावी होती है। सोशलिस्ट अगर इकोनॉमी में आप देखेंगे तो वहां पर मैक्सिमम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो मोबिलाइज की जाती है, क्रियान्वित की जाती है किसके द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र, वहां पर जो पब्लिक सेक्टर होता है वो प्रभावी होता है। अब यहां पर मिक्स इकोनॉमी की बात करें जो इंडिया ने अपनाया है तो इसमें दोनों की विशेषताएं पाई जाएंगी। यहां पर प्राइवेट सेक्टर भी होगा और पब्लिक सेक्टर भी होगा। मतलब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की जो विशेषताएं हैं वो यहां पर संपृक्त रूप में देखी जाएंगी। उसके अलावा कम्युनिस्ट एक इकोनॉमी होती है जो समाजवाद का आदर्श चरम है। वहां पर जो है सबके हिसाब से, मतलब हर व्यक्ति के हिसाब से जो वहां पर जो रहती है आपकी सार्वजनिक व्यवस्था जो है वो पीएसयूज के द्वारा वहां पर निर्धारित की जाती है। कुल मिला के वहां पर बोलता है जो आपकी समाजवादी जो आदर्श है कम्युनिस्ट इकोनॉमी वो बोलता है टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड, टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड, मार्क्स और लेनिन। वहां पर क्लासलेस सोसाइटी की बात होती है, वो एक आदर्श है। तो इसका आंसर आपका भी हो जाएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। भारत में जो आय का सबसे बड़ा स्रोत है उसके बारे में यहां पर पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट टैक्स है कि सेल्स टैक्स है कि रेलवेज है कि एक्साइज ड्यूटी है। तो ये जो है आपका एक्साइज ड्यूटी है यहां पर। उस समय पे जो है आपका जब क्वेश्चन फ्रेम किया गया था उसके हिसाब से आंसर डी है। उसके बाद प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इज सेटिस्फैक्टरी इन रिलेशन टू, भारत की जो उन्नति संतोषजनक रही है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इंक्रीमेंट इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ना। ये आपकी जीएनपी की बात कर रहे हैं, जीडीपी नहीं है आपका, है ना। डेप्रिसिएशन जब माइनस करते हैं तो वो आपका क्या आता है, जी से हम किस में जाते हैं, नेट पे जाते हैं। और ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो आपकी क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोला जाएगा इसको, कुल नहीं बोलते हैं। दूसरा बेरोजगारी में कमी के संबंध में, प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में और रिलेशन टू इनइक्वालिटी। तो कहां पर भारत की जो आपकी उन्नति है संतोषजनक रही है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारे यहां ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो जो है यहां पर उसके संदर्भ में संतोषजनक रही है उन्नति, है ना। अब उसमें बाद में जो है एम्बेडेड किया गया मानव विकास का जो आपका आयाम है वो अलग चीज है, आर्थिक समृद्धि से रिलेटेड है। उसी के लिए हम अब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अब यहां पर जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है आपका कि विच इंडस्ट्री ऑफ इंडिया हैज बैडली अफेक्टेड बाय द पार्टीशन, विभाजन के कारण कौन सी जो आपकी उद्योग है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। तो ये जो है आपका वो जूट और जो आपका कॉटन इंडस्ट्री है, ठीक है ना। जूट जो है बांग्लादेश में चला गया और कॉटन इंडस्ट्री को भी इसमें बहुत बुरा प्रभाव उस पर पड़ा था। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो प्राथमिकता किसको देता है ये पूछा जा रहा है। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, अब इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा ऐसा उद्योग है जिसमें सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। कौन सी इंडस्ट्री है वो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ये आपका जो एक ऐसा उद्योग है जो सबसे ज्यादा विकेंद्रीकृत है, मतलब पूरे भारत में आप इसका पेनिट्रेशन देख सकते हैं। और ये आपका लेबर इंटेंसिव है। कैसा है ये आपका, ये लेबर इंटेंसिव आपका क्या है,
उद्योग है, ठीक है ना। याद रखिएगा आज भी 40% जो फॉरेक्स जो है हमारा इस इंडस्ट्री से आता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। लगभग में बात करते हैं डेटा की, एक्यूरेट में मत जाइएगा कि 39 पॉइंट समथिंग, उसमें प्रॉब्लम होती है। और भारत की जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम, उसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, यहां पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो व्यापार है, इंडस्ट्री है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ग्रामीण आबादी का कितना परसेंट जो है जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है, वो प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है ना, ये पूछा जा रहा है। तो ये 94% का डेटा था। द मोअर्स लास्ट सिंग जो आपका टेक्स्ट बुक है, उसके लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल पॉइंट है ये आपका, ठीक है। तो ये आपका सलमान रश्दी है। और स्वतंत्रता के बाद भारत में जो सबसे ज्यादा प्रगति हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया, प्रोग्रेस जो हमारे यहां प्रोग्रेस हुई है, मैक्सिमम किस आयाम में हुई है, तो चावल उत्पादन, दलहन, जूट और गेहूं, यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका हरित क्रांति से रिलेटेड है एक तरीके से, तो डी हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत में जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो पूछा जा रहा है। तो ये आपका सेल्स टैक्स है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का जो संकलन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो सीएसओ है आपका, ये आप सबको पता है ना। ये आपका सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, उसके लिए ऑप्शंस दिए गए। पहला, द नीड ऑफ द प्लानिंग, जो सबसे पहला यहां पर लिखा गया, ये गलत है आपका, है ना। ये हमारे यहां तो नियोजन है ही है, और हर जगह प्लानिंग की जाती तभी तो डेवलपमेंट किया जाएगा। पहले ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा, ये द फास्ट ग्रोथ इन पॉपुलेशन। उसके बाद हाई डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, स्लो ग्रोथ ऑन इंडस्ट्रियल डायमेंशन। तो यही आपकी विशेषता होती है अल्प विकसित देशों की, है ना। जो अंडर डेवलपमेंटल फेज में रहते हैं, है ना, जो आपका अनडेवलप्ड कंट्रीज है वगैरह है, उनको इसी तरीके से परिभाषित किया जाता है। जहां पर देखिए, जब वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि औद्योगिक क्रांति होती है, उसका जो सबसे पहले फायदा लेने वाले कंट्रीज हैं वही आज डेवलप्ड कंट्रीज हैं। उसके अलावा जो जहां पर अभी भी यथोचित मात्रा में द्वितीय क्षेत्र, जिसको इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं आप लोग, वहां पर उसका विकास नहीं हुआ जिस देश में, वो आज भी आपका डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं आता, लाइक इंडिया, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा आपका स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जॉइंट सेक्टर। तो भैया संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है, तो उसमें मतलब पब्लिक सेक्टर है हमारा, पीएसयूज की बात करें उसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर्स की भी हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। जब से एलपीजी लागू किया हमने 90s के बाद, है ना, 1991 में नरसिम्हन मनमोहन सिंह जी का जो मॉडल था उसके बारे में आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, इसमें ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट सेक्टर्स की भी इन एनी एंटरप्राइज, उसको बोलते हैं हम ज्वाइंट सेक्टर। इसके बाद इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है, भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कितने हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है उस समय के हिसाब से। इसका आंसर आपका 7 था, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन ट्रायंगल किसको दर्शाता है, गोल्डन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं आपकी, ठीक है। तो क्रेसेंट का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये नारकोटिक्स प्रोड्यूसिंग रीजन है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, है ना, वो एरिया की बात कर रहे हैं आपके, ठीक है ना। तो ये टेररिज्म से भी रिलेटेड है ना, जो आतंकवादी वित्त पोषण से भी रिलेटेड है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो मेनली जो है ये नारकोटिक्स ड्रग्स ट्रैफिकिंग एरिया के अंतर्गत आता है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद भारत की जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि बताना है। तो पहले ये क्वेश्चन फ्रेम किए जाते थे, वैसे भी याद करना बिल्कुल आसान है, 51 से 56, 56 से 61, फिर बीच में रोलिंग प्लान आ जाएगा 66 से 69 के बीच में, है ना। तो उस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 92 से 97 हो जाएगा, जो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, सी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो आर्थिक विकास है वो अवरुद्ध रहा है किस कारण से, तो मेनली जो मेन रीजन है वो पूछ रहे हैं। पहला, अनस्किल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इरेगुलर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। और वेस्टर्न सोशल प्रोफेशन, ये जो है आपका तीसरा जो ऑप्शन यहां पर लिखा गया है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो तीनों के तीनों रीजन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से संदर्भित है उससे। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो अंत्योदय प्रोग्राम है, अंत का उदय, मार्जिनल, जो सबसे अंतिम मतलब लास्ट माइल डिलीवरी की बात करते हैं हम लोग आज, है ना। तो जो लोग समाज में विकास की मुख्य धारा के बिल्कुल अलग है और अंतिम पायदान पे है ना, तो उनके लिए ये आपका प्रोग्राम लाया गया, अंत्योदय प्रोग्राम। तो ये क्या है, गरीब से गरीब व्यक्तियों की मदद करना, अंत्योदय की बात वो है आपकी। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें पूछा जा रहा है भारतीय रुपए की जो विनिमय दर है निर्धारित किससे होती है, एक्सचेंज रेट, तो भैया यूएस डॉलर है आपका, है ना। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो पूछा जा रहा है वो यहां पर जो आपकी एक्सचेंज रेट की बात हो रही है डिटरमाइन, तो हमारे यहां दो तरीके की ये चीजें हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यूएस डॉलर देख के हमको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो एक्सचेंज रेट है इंडियन करेंसी का वो डिटरमाइंड होता है आपका डिमांड और सप्लाई से। समझिएगा, जब हम जीडीपी की तुलना करते हैं विभिन्न देशों के मध्य तो बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको क्रय शक्ति समता बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं, एक बास्केट ले लेते हैं, बास्केट में कुछ वस्तुओं का चयन कर लेते हैं यूएस के संदर्भ में भी, और जैसे यूएस के साथ कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल के लिए यूएस लिया मैंने, तो यूएस और भारत ले लिया हमने, ठीक है। तो जैसे कोई वस्तु है, अब वहां $1 की आ रही है, अब हमारे यहां वो 18 रुपए के बराबर है, तो उस तरीके से उसको हम क्या करते हैं, समझते हैं कि इस तरीके से वहां पर क्या कर रहे हैं हम, एक्सचेंज रेट क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन। लेकिन हमारे यहां जो है एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन करेंसी की बात करें तो ये डिटरमाइन होता है आपका किससे होता है, ये होता है आपका मार्केट एक्सचेंज रेट, मतलब डिमांड और सप्लाई, है ना। तो वो तो आपके किसी भी यहां पर क्या नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में पूछे, एलआईसी जो है किसका एग्जांपल है, ठीक है ना, तो ये बताना है हमको। अब ये जो है आपका एक तरीके का इन्वेस्टमेंट बैंक है, आप लोगों को पता होगा एलआईसी की पॉलिसीज वगैरह के बारे में, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन और रीजनिंग के माध्यम से पूछा जा रहा है। दर्शन दिया जा रहा है कि समेकित जो आपका ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, जैसे अन्य जो कार्यक्रम है उनको उतनी सफलता नहीं मिली जितनी आशा की जाती थी। अब कारण दे रहे हैं इसका कि इनसफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो अब ये देखिए यहां पर ए तो बिल्कुल ठीक है जो कथन दिया गया है, लेकिन जो कारण है वो आपका ठीक नहीं है, वो आपका गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए आपका ट्रू है, बट आर जो है आपका जो रीजनिंग दी जा रही है वो आपकी गलत है, ठीक है। आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, ठीक है ना, तो ये आपका एक्साइज ड्यूटी है, उत्पाद कर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन, जो नीचे जो एक्टिविटीज दी गई है उसमें से पूछा जा रहा है कौन जो है आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं। पहला क्वांटिटी ऑफ मनी, दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी, तीसरा सेविंग रेट, और लास्ट वन जो है यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस, ठीक है ना। अब ये देखिए ये बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाया गया, तो क्वांटिटी जो है लिखा है मुद्रा की मात्रा जो है उससे संदर्भित नहीं है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा जो है अवेलेबल कितनी है, फिर वो वाइबल कितनी है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो वो डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। तो इसका आंसर बाकी प्राइस स्टेबिलिटी होना चाहिए, वरना इन्फ्लेशन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। सेविंग रेट जब होगा तभी हम वहां पर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, जब हमारे पास सेविंग होगा, ठीक है। और संसाधनों का उपयोग तो तार्किक आधार पर होना ही चाहिए, तो तीनों जो है उससे संदर्भित है, ए नहीं है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, नहीं पूछा था इसलिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में कितने निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र है, रेपिटेशन है ये आपका, और ये 7 है। इसके बाद 8वीं योजना के अंतर्गत जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें जीडीपी को जो है किस स्तर तक का उसका लक्ष्य था, जीडीपी के ग्रोथ का टारगेट कितना था, वो पूछा जा रहा है यहाँ पर। अब ये सब क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते, फिर भी एक बार देख जाइएगा, ये 5.6% है। भारत में अधिकांश व्यक्ति जो हैं आपके अनएम्प्लॉयड हैं किस क्षेत्र में, है ना, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में देखी जाती है ना, तो वही इसका आंसर भी होगा जो कि बी है ना, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं उसको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो किसका पार्ट है, कमर्शियल बैंक है कि आईडीबीआई का कि नाबार्ड का कि कोऑपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये बताना है हमको। तो ये आपका कोऑपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, फिर से वही रेपिटेशन है, ठीक है ना, रेपिटेशन है ये यहाँ पर, ठीक है ना। और देखिए दोनों तरफ जो है अलग अलग लिखा गया है, ये आपकी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। इसको इंग्लिश वाले साइड से देखते हैं हम कि ये क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया है कि द एम ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, तो एलपीजी बोलते ही है उसको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण है, निजीकरण है और उदारीकरण है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, 29 का डी हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा एकल साधन है, एक ऐसा कौन सा सिंगल मींस है जिससे सरकार को भारत में राजस्व कर से आय प्राप्त तो होता है। बार बार वही रेपिटेशन है, अगर आप देखेंगे यहां पर, तो अब देखिए यहां पर भी आपका एक्साइज ड्यूटी आ जाएगा। इसके बाद जो
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है इसमें से केंद्र सरकार का कर नहीं है, केंद्र सरकार का कर नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे तो जो लैंड रेवेन्यू है वो आपका क्या है, केंद्र सरकार के आय का जो है आयाम नहीं है, बाकी इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी उसी का आयाम है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है ना, सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल पूछा जा रहा है उपलब्ध विकल्पों में से जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये जो है आपका टेक्सटाइल है, मैंने पहले ही बताया। इसके बाद आरबीआई जो है उसने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की है ना, आरबीआई हेल्प टू इन्वेस्ट इन फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया बाय, तो एग्जिम बैंक बनाया ही इसलिए गया है ना, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। कब बनाया गया था कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ईयर, ठीक है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है आपका। हुडको का मतलब क्या है, ठीक है ना, तो फुल फॉर्म पूछ रहे हैं आपका, ठीक है उसका, तो ये आपका हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किसकी सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है ना, डी कंट्रोलिंग ऑफ बैंक रेट्स ऑफ बैंक्स इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो ये कमिटीज पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा आपका वो नरसिम्हन कमेटी हो जाएगा, जो 35 का सी हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। नरसिम्हन 1 नरसिम्हन 2 दो कमिटीज है, उसकी रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि एट प्रेजेंट कंट्री एडॉप्टेड, वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है, तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी की फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीस की फुल कन्वर्टिबिलिटी इन करंट अकाउंट और फुल कन्वर्टिबिलिटी इन कैपिटल अकाउंट। तो जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, वो सब आप लोगों को पता होगा। तो अभी जो है फ्लोटिंग रेट, ये इस सब के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका कि फुल कन्वर्टिबिलिटी इन करंट अकाउंट, चालू खाता की पूर्ण जो है वहां पर परिवर्तनीयता है ना, विनिमयता लिखा है इन्होंने यहां पर, फुल कन्वर्टिबिलिटी इन करंट अकाउंट, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरली जो देखा जाता है मौद्रिक नीति, उसका उद्देश्य क्या होता है, तो सीधी बात है वहां डिमांड एंड सप्लाई को क्या करना है, कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो टू कंट्रोल मनी सप्लाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब आयाम है किस तरीके से डिमांड और सप्लाई को हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसके बाद भारतीय मुद्रा जो छापी जाती है तो किसके द्वारा, तो आरबीआई है, और उसके अलावा यहां पर लिखा वित्त मंत्रालय, संसद और नासिक प्रिंटिंग प्रेस लिख दिया है यहां पर इन्होंने। अब देखिए ये जो है आरबीआई के कंट्रोल में तो होती है, विनियमन वो करते हैं, ठीक है ना, लेकिन छापी कहां जाती है, तो इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस का नाम दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में ही तो छापा जाएगा नासिक में, है ना। उस तरीके के और भी सिक्योरिटी पेपर मिल भी है आपके, प्रिंटिंग प्रेस भी है ना, देख जाइएगा आप लोग, इसका आंसर आपका डी होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है हार्ड करेंसी, है ना, फिएट मनी, सॉफ्ट करेंसी, हार्ड करेंसी, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी तो नहीं पूछता। तो हार्ड करेंसी जो है इज दैट करेंसी विच इज हार्ड करेंसी, ठीक है ना। तो ये जो है आपका ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज, विकसित देशों की जो कंट्री है उनको हार्ड करेंसी बोलते हैं, है ना, कि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड किसको उधार देता है, ठीक है ना। तो भैया सीधी बात है कि नाबार्ड को बनाया ही किस लिए गया है बताइए जरा, कि जो क्रेडिट थी रूरल इंडिया में वहां पर प्रोवाइड करने के लिए, साख उपलब्ध कराने के लिए, तो किसको देगा ये आपका, जो भी एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक्स होंगे उन्हीं को तो देगा ये, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बताइए जरा, सी हो जाएगा, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह आप लोग देखते होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना अवकाश की अवधि क्या है, तो मैंने पहले भी बताया युद्ध होगा वहां पर भारत पाकिस्तान का, तो 3 साल के लिए रोलिंग प्लान आता है, 66 से 69 हो जाएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 41 का बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है जो रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज जो है विच इज नोन एज रूरल बैंक्स आर क्लासिफाइड एज, है ना, तो ये किस तरीके से जो है इनको वर्गीकृत किया गया है। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स तो होंगे नहीं, कमर्शियल बैंक ही है नहीं, इसमें जो आप देखेंगे प्रायोरिटी जो प्राथमिकता क्षेत्र जो होता है, प्रायोरिटी सेक्टर जो आपका लैंडिंग वाले जो आयाम है वो कहां पर है कि भैया रूरल सेक्टर में जो आपका ग्रामीण जन है उनको साख उपलब्ध कराया जाए, उनको जो है बैंकिंग सेक्टर के थ्रू इंक्लूजन में लाया जाए, है ना, इसलिए तो लाया गया था, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पार्ट है। तो ये क्या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, होना चाहिए इनको, बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। इसके बाद भारत में कृषि वित्त का स्रोत कौन सा नहीं है, ठीक है, तो सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से सारे के सारे हैं, नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसके बाद भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत कौन सा नहीं है, मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल
जो हमारा डोमेन है इंडस्ट्रियल फाइनेंस का, उसका सोर्स कौन सा नहीं है। पहला इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन सबसे पहला लिखा गया है यहां पर, ठीक है। दूसरा नाबार्ड। अब नाबार्ड क्यों लाया गया था? क्षेत्रीय रूरल भारत में किस तरीके की जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं, है ना, उनको जो है साख प्रदान करने के लिए, तो नाबार्ड उससे संदर्भित नहीं। उसके बाद स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वो उससे रिलेटेड है, औद्योगिक वित्त से नहीं पूछा था, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब की गई, ईयर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ईयर था जिसमें भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। अब देखिए हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, फिर हम आईएमएफ से पैसा वैसा भी लेते हैं ना, 90 के दशक में, आप लोगों को पता होगा। उसी के बाद हमारे यहाँ पॉलिसी एलपीजी को वहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1991 है वो आपका जब पॉलिसी लाते हैं, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सी ऐसी 5 ईयर प्लानिंग का काल है जिसके दौरान कीमत स्तर घटा, मतलब प्राइस लेवल जो है वो आपका डाउन हुआ था, ठीक है ना, वो पूछा जा रहा है आपका। तो ये आपका फर्स्ट जो प्लान था उसके अंतर्गत 51 से 56 वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो नोट निर्गमन प्रणाली है वो किस पर बेस्ड है ना, जो इशू करते हैं नोट वो किस पर है, तो अनुपातिक कोष प्रणाली, दूसरा मिनिमम रिजर्व सिस्टम, कांस्टेंट एक्सचेंज सिस्टम या फुल कन्वर्टिबिलिटी सिस्टम पर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर बेस्ड है आपका, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम नोट छापते ही चले जाएं, उससे इन्फ्लेशन चला जाए, उसके बदले में आप लोगों ने देखा ना गोल्ड वगैरह रखना पड़ता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट करता है मैक्सिमम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, तो सबसे ज्यादा लोग इंडल्ज है प्राइमरी में, लेकिन जीडीपी में उसका योगदान अभी भी देखेंगे आप 15% लगभग है, लेकिन सबसे जो ज्यादा योगदान है वहां पर सर्विस सेक्टर का है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारे यहाँ इकोनॉमी में कि डायरेक्टली हमने प्राइमरी से टर्शरी सेक्टर में जंप किया है और अभी भी औद्योगिक क्षेत्र यथोचित रूप से अपेक्षित जो किया जा रहा था उस हिसाब से वहां पर विकास नहीं हुआ है। इसलिए तो अब हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत क्यों ला रहे हैं, इसीलिए ला रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल इजी गोइंग क्वेश्चन है ये आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट बैंक जो है बैंकिंग सिस्टम में कौन सा है, हाईएस्ट बैंक, ठीक है। तो भैया सबको विनियमित कौन करता है, आरबीआई करता है, तो हाईएस्ट बैंक सरकार का बैंक कौन सा हो गया, देश का बैंक कौन सा हो गया आपका, आरबीआई हो गया। इसका आंसर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 1934 का एक्ट है आपका और इसकी स्थापना कब की गई स्वतंत्र भारत में, डेट बताइएगा, ईयर बताइएगा, ये भी स्टेट पीसी से पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा टैक्स है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है लेकिन फिर उसको संघ मतलब केंद्र और राज्यों के बीच वितरित भी किया जाता है, ठीक है ना, ये बताना है हमको। तो ये आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो राष्ट्रीय लेखा है ना, नेशनल अकाउंट जो है, एस्टिमेट्स आर कलेक्टेड बाय, किसके द्वारा किया जाता है, इंस्टीट्यूट के नाम दिए गए हैं यहां पर, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सीएसओ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद भी रखिएगा आप। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जहां से भारत के लिए अधिकतम द्विपक्षीय सहायता आ रही है ना, मैक्सिमम बायलैटरल एड आ रहा है। अब ये उस समय के हिसाब से जब क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो अब जो है इकोनॉमी के जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, एक तो कॉन्सेप्ट बेस्ड बिल्कुल आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और दूसरा करंट अफेयर्स को आपको मैक्सिमम फोकस जो है आपका वो करंट अफेयर्स पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यूएसए ही आएगा आपका, जो कि ए में लिखा गया है। इसके बाद भारत की जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि, तो 8वीं अभी हमने देखे थे, तो 9वीं क्या होगी, 97 से 2002 हो जाएगी, है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट डिकेड में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो आप खुद ही बता सकते हैं, आईटी सेक्टर वगैरह आ गया, तो सर्विस सेक्टर का ही हुआ है सबसे ज्यादा विकास, तो 54 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद उसमें पूछा जा रहा है पर कैपिटा इनकम जो है कंट्री की कैसे एस्टिमेट की जाती है। तो भैया टोटल जो हमारी इनकम है उसको जो अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय जो है हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों का उसमें यूज होता होगा, एक चीज से तो आएगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा टेक्निकलिटी में इसमें जाना ही नहीं, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है कि आपके ऊपर जैसे वैयक्तिक जो आय है आपकी, जो इंडिविजुअल इनकम है उस पे लगने वाला टैक्स क्या होता है, आप ही पे लग रहा है और आप ही पे कर रहे हैं। लेकिन आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर आप जो है डिनर वगैरह करते हैं, तो वहां पर आप सर्विस टैक्स देते हैं, तो वो सर्विस टैक्स किसको दे रहे हैं आप,
वहां पर जो ओनर है उसको, और वो जाके सरकार को दे रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। और डायरेक्ट में क्या हो गया, जो आय पर डायरेक्ट लगता है, ठीक है ना। तो यहां पर अप्रत्यक्ष कर पूछा जा रहा है। अब देख लीजिए आपकी इसमें से कौन सा आयकर तो होगा नहीं, ये तो आपका डायरेक्ट कर हो गया। अब इसमें देखिए कि कौन, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क, ठीक है ना। मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब हुआ था, लास्ट टाइम डिवैल्यूएशन कब किया गया था उसका, है ना, रुपीस का इंडिया में, ये पूछा जा रहा है आपका। तो ये 1991 जुलाई में किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, उसमें श्रम शक्ति का कितना % लोग जो है, लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है ना। व्हाट % ऑफ लेबर फोर्स, जिसको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वहां से प्रोवाइड करता है, उसका परसेंटेज पूछा जा रहा है ना। तो 15% जो है वहां पर किसका कंट्रीब्यूशन है, प्राइमरी सेक्टर का, किसमें, जीडीपी में। लेकिन लोग कितने वहां पर इंडल्ज है, लगभग आधी पॉपुलेशन आज भी हमारी प्राइमरी सेक्टर और उसके अलाइड सेक्टर, जो प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि भी आ गया, मत्स्यन भी आ गया, खनन भी आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 65%, है ना। 65% उस समय के हिसाब से डेटा है जब क्वेश्चन पूछा गया होगा। अभी सब डेटा जो है वो सर्वे से हमको अपडेट करना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द बैंक इज नोन एज प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी जो आप एटीएम वगैरह यूज करते हैं वही तो है आपका, है ना। तो वाहक चेक हो गया, क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, उपहार, तो क्रेडिट कार्ड हो गया आपका प्लास्टिक मनी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा आईआरडीपी है ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था आपका ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव पॉवर्टी, इसका कंसेप्ट हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि जो रिलेटिव जो आपकी पॉवर्टी होती है, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी के पास जो है ऑल्टो कार है, अब बगल वाले के पास BMW, तो बोले कि हम गरीब हैं। गरीब नहीं हो, ये रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट है, ये ज्यादा है हमारे भारत देश में, ठीक है ना। इसको आप देखिएगा ध्यान से और मेरे शब्दों को समग्रता में लीजिएगा, है ना, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं लिखा है, आर्थिक असमानताएं लिखा है। तो रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या है, तो ये आपका इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है ना। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है भारत में जो अनुमानित राष्ट्रीय आय है उसका अनुमान कौन लगाता है, तो सीएसओ लगाता है, ठीक है ना, वो सीएसओ लगाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में रेगुलर क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछता है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज नॉट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बताना है। तो सड़कें हैं, रेलवे है, ऊर्जा है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य क्या है आपका, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना, सामाजिक अवसंरचना है वो आपकी। तो नहीं पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो ये शिक्षा किया जाता है, स्वास्थ्य किया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं किया जाता, आवास भी किया जाता है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नॉट पूछा गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वीं जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी उसका क्या पीरियड क्या है, टेन्योर क्या है, वो पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो 2002 से 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 8वीं देखा हमने, 9वीं देखा, अब ये 10वीं है आपकी, तो 2002 से 7 हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके लिए, श्रमिकों के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनमें जो लेबर फोर्स है उनके लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। तो भैया सीधी बात यह है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसलिए बोला जाता है कि वहां कोई पीएफ नहीं मिलेगा, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है ना, उनको अगर कुछ हो जाता है तो उनको कोई बीमा वगैरह का प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो यही सब जो है सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उनको सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई। तो उसमें क्या दिया जाएगा, उनको हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट जो होता है उनका उसके लिए इंश्योरेंस, वृद्धावस्था ओल्ड एज पेंशन, ताकि सिक्योरिटी रहे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइए, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री जो ग्रामोदय योजना है उसका कौन सा, जो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक जो है उसका अवयव नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। पहला प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा प्राइमरी हेल्थ, तीसरा न्यूट्रिशन और लास्ट वन रूरल रोड की बात कर रहे हैं। तो रूरल रोड यहां पर आना चाहिए क्या, यहां पर बिल्कुल आना चाहिए। न्यूट्रिशन इसका पार्ट नहीं है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके पीछे मुख्य विचार क्या था,
ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, एक वैश्विक ग्राम की संकल्पना जो है वो आपने सुनी होगी। तो राष्ट्रों के बीच मित्रता बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय विवाद का समाधान, इसके बाद एक साझा एक आम परिप्रेक्ष्य जिसके साथ पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करना है। बिल्कुल यही सबसे उपयुक्त आंसर होगा आपका, जिसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे बोला जाता है, तो देखिए फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात कर रहे हैं ये आपके, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसका श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उस समय वही जो थे आपके वित्त मंत्री थे 1991 में, जब एलपीजी लागू किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के हालिया जो आयात निर्यात व्यापार है उसके बारे में कथन दिए गए, बताना है कि कौन सा जो है इसमें से ट्रू है। पहला ये कि द शेयर ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर इन इंडियाज एक्सपोर्ट इज 21% और ज्वेलरी और जो ऑर्नामेंट है आपके उसका जो आपका योगदान है 17% है, 17 है ना, 17% जो है बताया जा रहा है यहां पर, ठीक है। पहला जो यहां पर ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन दिया गया है आपका कि पश्चिमी यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका एक साथ जो है भारत के 53% निर्यात और 40% आयात के लिए जिम्मेदार है। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है। तीसरा जो है आपका लैटिन अमेरिका, जो सब सहारन अफ्रीकी कंट्रीज हैं और मध्य पूर्व जो है आपका मिडिल ईस्ट काउंटी जो है आपका भारतीय निर्यात व्यापार के लिए सबसे संभावित बाजार प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत है, यही आप एलिमिनेट कर दीजिए जो आपका तीसरा ऑप्शन है। उसके बाद लास्ट वन जो है कि वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2% से थोड़ी अधिक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है, जो कि बी में दिया गया। अब ये सब जो डेटा वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमको सर्वे से अपडेट करना होता है, ठीक है ना, उसको देखना होता है एक बार, और ये देख के जाना भी चाहिए इंपॉर्टेंट डेटा कि कहां पर कौन से सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैसा क्या चल रहा है, ये सब देखना चाहिए हमको। और उसके लिए अपडेटेड वीडियोज हमारे प्लेटफॉर्म पे आता भी है, उससे आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम, उसको एस्टिमेट किया जाता है इंडिया में किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो रेपिटेशन है, फिर से ये आपका डी हो जाएगा, सीएसओ जो है आपका। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय आय का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, अब देखिए मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं ये आपके, ठीक है। तो ये जो अगर आप देखेंगे आप तो सर्विस सेक्टर है ना, अब सर्विस सेक्टर है, पहले कुछ और था, अब सर्विस सेक्टर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर पूछा जा रहा है कि जो सेकंड जो आपकी पंचवर्षीय योजना है उसकी रूपरेखा जो है किसने तैयार की थी, तो महान लोविस जी का नाम सुनते हैं आप लोग, ठीक है ना, वो मॉडल जो है आपका आया था उस समय। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। सोशलिस्ट जो है एंगल वहां पर एम्बेडेड किया गया था जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह आप लोग देखते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो ईयर पता होगा तो आप ऑलरेडी निकाल सकते हैं कि कब होगी, कौन सी पंचवर्षीय योजना है ये आपकी, है ना, तो ये आपकी 6वीं थी, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है जब कोई अर्थव्यवस्था डेवलप होती है, विकसित होती है, तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा, क्या होगा, बढ़ता है ना, बढ़ेगा ही तो वो आपका सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा वहां पर कंट्रीब्यूशन होगा, तो ये इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। मैंने पहले ही डेफिनेशन से आपको बताया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फिजल पॉलिसी होती है, राजकोषीय नीति, उसका उपकरण नहीं है, कौन सा नहीं है, फिजल पॉलिसी की बात कर रहे हैं आपकी, है ना। राजकोषीय नीति, राष्ट्र की भी तो आय होती होगी, इनकम होती होगी, एक्सपेंडिचर होता होगा, उस हिसाब से कोई अकाउंट बनाते होंगे, बिल्कुल वैसे ही लेमैन की लैंग्वेज में समझिए इसको। तो कर लगाना, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट रेट और पब्लिक डेप्ट, तो क्या ये जो ब्याज दर है वो उससे संदर्भित होनी चाहिए, ये तो आरबीआई गवर्न करता है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, राजकोषीय नीति का जो आपका उपकरण नहीं है, ब्याज दर भी उससे संदर्भित होगी राजकोषीय नीति में, लेकिन नॉट अ टूल ऑफ फिजल पॉलिसी है, फिजिकल नहीं है, फिजल पॉलिसी। तो सरकारी व्यय होना चाहिए क्या, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर आएगा, पब्लिक रेवेन्यू भी आएगा, टैक्सेशन भी आएगा, क्योंकि वो सरकार की आय का एक आयाम है, और पब्लिक डेप्ट भी आएगा, सार्वजनिक ऋण भी उसके अंतर्गत आएगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट उसके अंतर्गत नहीं आएगा, ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रत्यक्ष कर है सरकार को अधिकतम मैक्सिमम जो है जो आपका शुद्ध राजस्व देता है, तो ये आप अगर आप देखेंगे तो ये आपका कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए क्या ये कॉर्पोरेट टैक्स आपका, देखिए वो भी एक तरीके का इनकम टैक्स है, लेकिन किसका, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके इनकम पर वो लगने वाला टैक्स है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक की जो आपकी नवीनतम विकास रिपोर्ट है उसके अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है ना, तो लार्जेस्ट है कि स्मॉलेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है कि फिफ्थ लार्जेस्ट है, ये पूछा जा रहा है यहां पर, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ लार्जेस्ट होना चाहिए क्या इसका आंसर आपका, बताइए, या सेकंड लार्जेस्ट होना चाहिए। अब यहां पर देखिएगा जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस हिसाब से ये सेकंड लार्जेस्ट बोल रहे थे, लेकिन अभी की अगर आप कमेंट्री देखेंगे जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक
की, तो उसने ये बोला है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, और अगर ट्रिपल पी के आधार पे देखा जाए, है ना, तो यहां पर इसको वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में ये उसने क्या किया है, रिवॉर्ड किया है ट्रिपल पी के हिसाब से। तो ऐसी जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके जो डेटा है आप अपडेट करिएगा करंट अफेयर्स से, जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज आती है वहां से ये क्वेश्चंस जो है फ्रेम किए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआरआर की बात करें, कैश रिजर्व रेशो अगर कम किया जाता है ना आरबीआई के द्वारा, तो इसका इंपैक्ट जो है क्रेडिट क्रिएशन में क्या होगा। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब एक बात बताइए, रिजर्व मतलब रिजर्व, कुछ पैसा आरबीआई जो है वो बैंकों को ये बोलती है कि फेल्योर ना हो, तो जो आप लोन बांट रहे हो उसका एक हिस्सा आप रिजर्व के रूप में अपने पास रखो। अब उसमें मत जाइएगा कि कौन अपने पास रखता है, कौन आरबीआई के पास रखता है ना। तो अब यहां पर एससीआरआर एसएलआर उसमें मत उलझिएगा अभी आप, ठीक है। तो अब ये बताइए कि अगर नगद कोष अनुपात है, अगर उसमें कम कर दिया जाए, कोई भी रिजर्व है सीआरआर, तो अगर उसको कम कर दिया जाए तो बैंक के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, तो लोन ज्यादा बांटेगा, तो इसका साख सृजन पर प्रभाव क्या पड़ेगा, उस पर वृद्धि होगी। क्या होगा, उस पर वृद्धि होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पार्ट है आपका ये, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इजी गोइंग होते हैं, लेकिन अगर समझ अच्छी हो तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद आईडीएफ जो है इंडियन डेवलपमेंट फोरम, उसको किस नाम से पहले जाना जाता था ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आईडीएफ की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत सहायता क्लब एड इंडिया कंसोर्टियम था ये आपका, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, इट विल बी ट्रू टू इंडिया एज फूड डेफिसिट इकोनॉमी नहीं है, लेबर सरप्लस इकोनॉमी, अ ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी, अ कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी। तो हमारे यहां जो है श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसका आंसर आपका बी होगा। इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं, आउटसोर्सिंग वगैरह की कंपनियां हमारे यहाँ क्यों होती है, हमारे यहाँ लेबर फोर्स भी ज्यादा है और हमारी डिमांड भी कम है उस कंपैरिजन में डेवलप्ड कंट्रीज से, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो अमेंडेड वैट है वो किससे रिलेटेड है। वैट वैल्यू एडिशन टैक्स है। अब जीएसटी के आने के बाद तो इसको क्या कर दिया गया, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जीएसटी के आने के बाद तो पूरा टैक्स का जो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर था वो चेंज हुआ है ना, आप लोगों को पता होगा। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा सेल्स टैक्स, उसी से रिलेटेड है। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था ये बताना है हमको यहाँ पर। तो देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव ग्रोथ जो वर्ड है वो यहीं से आया है आपका, है ना, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत जगह फ्रेम किया गया। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो रेनबो रिवॉल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है। अब देखिए पहले हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते थे, व्हाइट ब्लू, तो इसमें क्या है सभी तरीके की क्रांतियों को, इसीलिए तो बोला गया इंद्रधनुष रेनबो। तो इसमें ग्रीन भी रिवॉल्यूशन आएगा, व्हाइट भी आएगा, ब्लू भी आएगा। ये किससे रिलेटेड है आपका, व्हाइट रिवॉल्यूशन दुग्ध से, तो ब्लू किससे रिलेटेड है, ब्राउन किससे रिलेटेड है। ये सब चीजें आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसमें कितनी तरीके की जो है क्रांतियां हैं, उनके नाम लिख के और किससे रिलेटेड है ना। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है। अब ये देखिए कंटेक्चुअल पार्ट है कि 1 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ, किसका होता है उसमें सिग्नेचर, तो भैया सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, इसीलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना विकास का समय कौन सा था, तो रेपिटेशन है 1966 से 69, रोलिंग प्लान की बात होती है वहां पर। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय नियोजन में जो रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी तो किसके द्वारा की गई थी, ये पूछा जा रहा है आपको, है ना। तो ये जो है आपका जनता दल सरकार के द्वारा किया गया था, है ना, उसी को पूछा जाता है। रोलिंग प्लान जब आपकी मान लीजिए जो 5 इयर्स प्लानिंग चल रही है, अब तो स्क्रैप कर दिया गया, तो जैसे 5 इयर्स प्लानिंग चल रही है, अब उसके बीच में कोई अनसर्टेनिटी आ गई, है ना, जो हमने सोचा नहीं था वैसी कंडीशन, जैसे युद्ध वगैरह की, तो योजना विकास का टाइम होता है। तो उसको आगे चल के जब 77 वगैरह में संपूर्ण दल जो है आपका संपूर्ण क्रांति का कंसेप्ट आता है ना, जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, तो फिर वहां पर जनता दल सरकार के द्वारा बोला जाता है कि रोलिंग प्लान का टाइम है आपका। तो 87 का आपका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेकंड हरित क्रांति है वो किससे रिलेटेड होगी, ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है। तो ये किससे रिलेटेड होगी आपका, सेकंड जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है आपका, ये रिलेटेड होगी आपकी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से, ठीक है, होना चाहिए क्या, ये वही है आपका दूसरी जो हरित क्रांति है। इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी की बात नहीं है अभी उसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजल डेफिसिट किससे रिलेटेड, राजकोषीय घाटा, तो भैया आय और व्यय को माइनस कर देंगे, अगर वो सरप्लस है तो फायदा और अगर वो आपका डेफिसिट है तो घाटा, वही चीज है कि कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, है ना, यहां पर लिखा गया है। उसके बाद ये फिजल डेफिसिट, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रेसिप्ट की बात कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेसिप्ट माइनस बोरोइंग और सम ऑफ बजट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज। अब ये टेक्निकल है ना,
इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। बजटीय जो घाटा होता है उसको, उसका सम निकाला जाता है। फिर सरकार का बाजार ऋण कितना है सरकार के पास और उसकी लायबिलिटी कितनी है उसको निकाला जाता है, तब पता चलता है हमारे यहाँ कि फिजिकल डेफिसिट है क्या। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो जनगणना 2001 है उसके अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है ना, 2001 के हिसाब से पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये आपका 324। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत जो है पूरी तरीके से मिलकर बनता है। कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी प्योरली कंसिस्ट ऑफ, किससे मिलकर बनता है? तो पावर, कोल, ऑयल, गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और यूरेनियम, ये लिखा गया है यहां पर, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में 1994 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी। तो ये अब नहीं पूछा जाएगा, वो उस समय के हिसाब से पूछा गया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना, कि 1994 की डेटा हम लोग रखते रहे, तो वो सब नहीं करना है। उस समय 300 किलोग्राम तेल के बराबर थी लगभग। भारत में पहला तेल जो ऊर्जा संकट कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो खाड़ी युद्ध वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग 1970s एंड 1980s का जो डिकेड था उसी टाइम पे हुआ था। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं उनकी विद्युत कमजोरी के निम्नलिखित कौन से कारण है ना। अब इसमें जो है आप लोगों ने शक्ति पॉलिसी वगैरह पढ़ा होगा, है ना। डिस्कॉम कंपनीज की समस्या के जो भी आयाम है वो आप लोगों ने देखा होगा, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो पहला लिखा गया कि सेल ऑफ पावर टू एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक कंज्यूमर्स बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। यहां पर सरकारें जो है आके सब्सिडी दे देती हैं और फिर उसका भरण पोषण कौन करेगा, ठीक है ना। तो पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस सर्वे हाई, बिल्कुल ठीक है। पावर फैक्टर लॉस की बात है यहां पर, दूसरा भी ठीक है। तीसरा वो कि लैक ऑफ कमर्शियल ऑटोनॉमी फॉर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिल्कुल ठीक है। लास्ट वन की राज्य सरकारों ने जो इंप्लीमेंट किया है सोशल सब्सिडी पॉलिसीज थ्रू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो सारे के सारे रीजंस यहां पे बिल्कुल ठीक है। और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, 1 2 3 4, जो कि आपका बी में यहां पर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की जो है अर्थव्यवस्था है, भारत में किस टाइप की है, तो मिक्स्ड है, हमने पहले ही देख लिया। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो रोलिंग प्लान है उसके बारे में विचार करना है, बताना है कि कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट। पहला ये कि वर्तमान वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, पहला जो स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ये अ प्लान फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर से 3 4 5 ईयर्स, नहीं भैया, इसी को तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए वो लाया गया था एनुअल बेसिस पे, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया यहां पर। तीसरा जो है स्टेटमेंट आपका कि इट इज रिवाइज्ड एवरी ईयर एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी, बिल्कुल ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, दूसरे को आपने एलिमिनेट कर दिया, तो वैसे भी 2 ऑप्शंस आपके 3 ऑप्शंस निकल गए, तो आंसर आपको वैसे भी रिकॉग्नाइज हो जाता क्या, जो आपकी 1 और 3 में दिया गया है ना। तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट वन दिखा गया था कि 10 15 या 20 साल के लिए परिप्रेक्ष्य योजना है, तो ये तो अब आई है ना इंडिया गवर्नमेंट के दौरान, तो ये उससे रिलेटेड नहीं है। इसका आंसर आपका बी 1 और 3 ओनली हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड एज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, जो हैवी इंडस्ट्रीज पब्लिक एंटरप्राइजेस है ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, टू द मिनी रत्ना कैटेगरी। तो मिनी रत्ना जो है आपकी लघु रत्न श्रेणी जो 1 है उद्योग, तो उसके लिए कितनी धनराशि जो है वहां पर स्थापित की गई है, जो एक क्राइटेरिया बनाया गया है कैटेगरी 1 के लिए, वो कितना है ना, ये हमको पता भी होना चाहिए। तो ये 500 करोड़ की बात है यहां पर। तो यहां पर इसकी सीमा को बढ़ाया गया था, 500 करोड़ किया गया था मैक्सिमम, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 500 करोड़ डी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। यहां पर हम इकोनॉमी वाले सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं और नेक्स्ट जो हमारा कंटिन्यूएशन होगा इस वीडियो का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक के पार्ट को, ठीक है। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।